हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन महाट्रांसको असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले गाइस। आज के सेशन में ये जो इंपॉर्टेंट सेशन है उसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ साथ मैं आपको कुछ जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है क्विक टेबल्स एंड चार्ट्स को भी प्रोवाइड करूंगा सो दैट आप अच्छी तरीके से उसको रिकॉल कर सको। ठीक है गाइस, काफ़ी कम समय आपके लिए आपके एग्जामिनेशन के लिए बचा है। इस समय पे आपके अच्छी तरीके से रिविजन को फोकस करना होगा। नॉन टेक्निकल सेक्शन को उतना ही आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करके आना होगा एग्जामिनेशन में, सो दैट आपका इक्वली सिलेक्शन हो सके दोनों भी सेक्शन से। ठीक है, एग्जामिनेशन में कुछ कुछ अगर आपके पॉइंट्स इस सेशन से अगर आपको नहीं याद आ रहे होंगे तो नए टॉपिक्स को प्लीज मत पढ़िएगा गाइस, ये आपका समय चला गया। अभी आपको उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना होगा जो जो हम लोग आज के सेशन में टॉपिक्स डिस्कस करने वाले। अगर कुछ आपको क्वेश्चंस के रिगार्डिंग क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। अच्छी तरीके से सेशन को एंड तक देखना होगा सो दैट आपको कुछ भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट मिस ना हो पाए। पर्टिकुलरली हम लोग ए लेवल के जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले आज के सेशन में। सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते गाइस और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन अ मेजरिंग पावर विथ एन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट मीटर इन अ सर्किट वेयर द लोड करंट इज लार्ज। ठीक है, जब भी हम लोग एक पावर मेजर कर रहे होंगे विथ यूजिंग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट मीटर एक सर्किट के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे लोड करंट इज लार्ज बोला गया है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में कौन सा स्टेटमेंट हमारा वैलिड रहेगा। ठीक है, बोला क्या गया है, द प्रेशर कॉइल भी शुड बी कनेक्टेड ऑन द सप्लाई साइड। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में इट इज इमटेरियल वेदर द प्रेशर कॉइल और द करंट कॉइल ऑन द लोड साइड। दैट मीन्स ये कुछ इसका सिग्निफिकेंस नहीं है कि चाहे जब अगर हम लोग हमारा प्रेशर कॉइल या फिर करंट कॉइल हम लोग लोड साइड लगाते हैं या नहीं है, ये भी स्टेटमेंट हमारा इनवैलिड हो जाएगा। बोला क्या गया है, कोई भी हमारे सर्किट के अंदर अगर हम लोग पावर को मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट मीटर, तो उस केस में जो हमारी प्रेशर कॉइल जो है इट शुड बी कनेक्टेड ऑन द लोड साइड। ध्यान में रखना होगा, अब सप्लाई साइड नहीं रहेगा, इट शुड बी कनेक्टेड ऑन द लोड साइड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ध्यान में रखिएगा, जब हमारा प्रेशर कॉइल एक हाईली रेजिस्टिव रहती है नेचर में और वो मेजर करते हैं हमारा लोड वोल्टेज, और करंट कॉइल जो रहती है वो हमारी मेजर करते हैं हमारी करंट अक्रॉस द लोड। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा इस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, अच्छी तरीके से नोट करके जाइएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जाए करके। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर पे जो आर्मेचर रिएक्शंस रहता है हमारे आर्मेचर का वो कितना कैसा रहता है। ठीक है, पार्शली डिस्टॉर्टिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, डिस्टॉर्टिंग या फिर मैग्नेटाइजिंग। तो ध्यान में रखिएगा, इसके लिए अभी क्या बोला गया, अल्टरनेटर की बात की गई। यहाँ पे काफी सारे एस्पिरेंट जो है सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर में कंफ्यूजन करा के आ जाते हैं और गलत आंसर मार्क करके आते हैं। हालांकि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिटी पावर फैक्टर पे जो आर्मेचर रिएक्शन रहता है हमारे अल्टरनेटर का वो हमारा डिस्टॉर्टिंग रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टेबल को अगर एक बार अपने माइंड में कैप्चर कर लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया गया, ठीक है, तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक साइड में हमारे पास में सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर, और एक साइड में हमारे पास में अल्टरनेटर। यूनिटी पावर फैक्टर पे 0 पावर फैक्टर लैग, 0 पावर फैक्टर लीड, 0.8 लैग और 0.8 लीड पे हमारा सिंक्रोनस मशीन का आर्मेचर रिएक्शन का बिहेवियर किस तरीके से रहता है और अल्टरनेटर के अंदर किसका बिहेवियर किस तरीके से रहता है, ध्यान में रखिएगा। जिस तरीके से यूनिटी पावर फैक्टर पे वो प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहता है, ठीक है, और अल्टरनेटर में भी यूनिटी पावर फैक्टर पे वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो आप इस पे आप ये कांस्टेंट चीज हो जाएगी। 0 पावर फैक्टर लैग पे सिंक्रोनस मशीन के अंदर उसका जो आर्मेचर रिएक्शन का नेचर रहता है वो प्योरली मैग्नेटाइजिंग रहता है। उसी तरीके से अल्टरनेटर के अंदर वो प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग रहता है। उसी के अपोजिट ZPF लीड पे सिंक्रोनस मशीन में प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग रहता है, हालांकि हमारे पास अल्टरनेटर में वो प्योरली मैग्नेटाइजिंग रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसको हमने इन्वर्ट कलर के एक ही कलर से हमने मेंशन करके रखा है। अगर आप एक भी ध्यान में रख लेते हो सिंक्रोनस मशीन का तो आप एग्जामिनेशन में अगर आपको कंफ्यूजन होता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसको लर्न करके जाना होगा, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एक अगर आप ध्यान में रख लेते हो, ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस, तो आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से इसको माइंड में कैप्चर कर सकते हो। उसी तरीके से 0.8 लैग पे क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन का पार्शियल मैग्नेटाइजिंग और पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहता है। उसी तरीके से अल्टरनेटर में ये जो हमारे पास 0.8 लैग पे अल्टरनेटर का जो आर्मेचर रिएक्शन का जो नेचर रहता है वो पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एज वेल एज पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखने का। उसी तरीके से 0.8 लीड पे भी आप ये टेबल को अच्छे तरीके से ध्यान में रख सकते हो। कुछ जो सेशन है गाइस, मैंने एक PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे 26 नवंबर को डाल के रखी है। ठीक है, उसको काफी सारे एस्पिरेंट ने स्किप किया, अभी तक देखा नहीं गया, मैं मेंशन कर रहा हूँ। उस PDF के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने डाल के रखे जो आपको मस्ट देखने होगा, जहाँ से एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट सेशंस मेंशन करके रखे उसको एक बार गो थ्रू करा लीजिएगा अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, पढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। The MMF method gives the regulation dash than the actual performance of the machine. For this reason, it is known as dash. देखिए, हमारे पास में जो अलग अलग वोल्टेज रेगुलेशन पता करने के लिए मेथड्स रहती है। एक तो रहता है हमारे पास में एम्पियर टर्न मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं MMF मेथड। ठीक है,
इसी का दूसरा नाम क्या है गाइस? एम्पियर टर्न मेथड। मैं ये ऐसा दूसरा नाम क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, उसको जो अल्टरनेटिव नेम है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैंने काफ़ी बार देखा है कि उसका अल्टरनेट नाम भी पूछा जाता है। तो ये एमएफ मेथड जो है इसको हम लोग एम्पियर टर्न मेथड करके भी कहते हैं। सिंक्रोनस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? ईएमएफ मेथड, राइट, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। और पोटियर ट्रायंगल मेथड ये भी हमारे पास रहती है। अब देखिए एमएफ मेथड के अंदर जो है जो हमारा रेगुलेशन रहता है वो लोअर रहता है देन द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, ठीक है। दो ऑप्शंस में हमारे पास में, और इसीलिए हम लोग इसको ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेसिमिस्टिक मेथड नहीं रहेगा। अब देखिएगा इस एमएमएफ मेथड में, दैट मीन्स हमारा एम्पियर टर्न मेथड में, एम्पियर टर्न मेथड में जो हमारा पास वोल्टेज रेगुलेशन रहता है गाइस वो हमारा लोअर रहता है देन द एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर। इसी के लिए हम लोग उसको ऑप्टिमिस्टिक मेथड भी कहते हैं, ओके। और सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में, दैट मीन्स सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में क्या होता है पर्टिकुलरली आपको ध्यान में रखना होगा, जिसको हम लोग ईएमएफ मेथड भी कहते हैं। उस केस में जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन रहता है हम लोग ईएमएफ मेथड से कैलकुलेट करते हैं जो हायर रहता है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन, ओके। इसीलिए हम लोग उसको पेसिमिस्टिक मेथड कहते हैं गाइस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। तो दोनों हमने कंसेप्ट इसके बाद देख लिए, ये आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करने होंगे, ओके। अब एक चीज़ और ऐसे पूछी जा सकती है कि पोटियर ट्रायंगल मेथड में जो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पता करते हैं तो वो जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन रहता है उस केस में कांस्टेंट रहता है, ऐसा ध्यान में रखना गाइस। एक एक छोटे छोटे ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, इनफाइनाइट, डिफिनाइट, इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं। तो पोटियर ट्रायंगल मेथड एक हमारी वन ऑफ द मेथड है टू फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। तो उस केस में हमारा देखिए पोटियर ट्रायंगल मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो पावर फैक्टर मेथड, जीरो पावर फैक्टर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो उस केस में भी आपको ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो आर्मेचर रिएक्शन रहता है, आर्मेचर रिएक्शन एमएफ रहता है वो कांस्टेंट रहता है या नहीं, तो वो कांस्टेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मल्टीपल चीज़ें गो थ्रू कर लेनी, मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशन से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और मस्त है कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली देखने को मिले, ओके। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे स्टेटमेंट करेक्ट है मैं आपको मेंशन करा देता हूँ डायरेक्टली आंसर, फिर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर ऑपरेट करेगा लैकिंग पावर फैक्टर के ऊपर। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को इसमें गलतियां हो जाती है, ठीक है। मैं देख सकते हो काफ़ी सारे सिमिलर से ऑप्शन जानबूझ के आपको इसलिए डाल रहा हूँ कि आप एक बार उसको अच्छी तरीके से देख सको। सेशन को देख रहे होगे तो प्लीज़ सेशन को एक बार पॉज कीजिएगा, पॉज करके आप खुद से अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। एक अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसका सबसे पहले तो पॉज कीजिएगा, सबसे पहले आपको इसका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी एक्सप्लेनेशन देखना है, और अगर आ रहा है तो भी आपको अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है गाइस। इससे क्या होता है कि आपको यही से प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है, ओके। अब देखिएगा एक अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वी कर्व वो हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम अल्टरनेटर की बात करें तो वी कर्व कुछ इस तरीके से आता है हमारा, ओके। तो यहाँ पे जो होता है वो होता है हमारे पास में ओवर एक्साइटेशन, ठीक है, और इस साइड में क्या होता है हमारे पास में अंडर एक्साइटेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास आर्मेचर करंट आई और इस एक्स एक्सिस पे रहता है हमारे पास में आई एफ, ठीक है। ये वी कर्व किसके बीच में प्लॉट हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करते हैं वी कर्व ऑफ दिस अल्टरनेटर, ये हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटर की बात करें, ठीक है। अल्टरनेटर में जो हमारे लैगिंग के केस में जो हमारा टाइप ऑफ एक्साइटेशन रहता है वो ओवर एक्साइटेड रहता है, जहाँ पे हमारे पास में ई इज ग्रेटर देन वी, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा हमारा ई रहता है, ठीक है। और अगर हम लोग लीडिंग की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ई रहता है वो लेस देन वी रहता है, ठीक है। लीडिंग की बात करें तो ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर विल ऑपरेट एट अ लैगिंग पावर फैक्टर, ओके। एक ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर जो है हमारा लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ये हो गया हमारा इस साइड में लैगिंग, ये जो हमको मैं यहाँ पे ओवर एक्साइटेड लिख रखा है ये हो गया लैगिंग, और ये हो गया लीडिंग। इसी के जस्ट अपोजिट रहता है हमारा सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, एक अगर अपने कंडीशन ध्यान में रख ली तो उसका अपोजिट भी आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके चलना होगा, ओके गाइस। सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? यूनिफॉर्म 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ 200 मीटर्स इन लेंथ इज लोडेड विद 2 एम्पियर पर मीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल वायर इज 0.4 ohms per kilometer. Calculate the maximum voltage drop if the distributor is fed from the one end. अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर में हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक एंड से फीड किया गया होगा, ओके। अब देखिएगा करंट पर यूनिट लेंथ कितना है, वो है हमारे पास 2 एम्पियर पर मीटर, हर मीटर के लिए 2 एम्पियर है, ओके। तो जो 200 मीटर है हमारा उसके लिए करंट कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास 400 एम्पियर, राइट। ये तो आ गया हमारे पास में। तो पर यूनिट लेंथ का हमारा रेजिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ पे कितना बोला गया 0.4 है पर किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे 0.4 डिवाइड बाय 400, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 1000,
ठीक है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। तो 200 मीटर्स के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा वो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, विच विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू, देखिए DC 2 वायर है इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, इंटू 0.4 इंटू 200 डिवाइड बाय 1000। इसका जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.116 ओम, ठीक है। ये हमारा वैल्यू से आगे। तो जो पर एक लेंथ के लिए हमारे पास में इसका जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, तो वोल्टेज कितना है हमारे पास में मेंशन किया गया है, वही हमें पर्टिकुलरली फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर एल लेंथ, ओके, वो हम लोग निकालेंगे। कितना करंट था हमारे पास में, 400 एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.16 विच विल इक्वल टू 64 वोल्ट, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे तो हमारे पास आंसर रहेगा 32 वोल्ट। 64 आंसर अगर रहता है तो उसको मार्क करके बताना, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप रहता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर में जो हम लोग फीड करते हैं दोनों एंड से, वो हमारा 1/4 रहता है हमारे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड, जो एक एंड सिंगल एंड से रहता है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो जो वोल्टेज ड्रॉप रहता है फॉर एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए, ठीक है, उसका करंट मल्टीप्लाइड बाय हम लोग ट्वाइस इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एल, इस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ इस तरीके से फंडामेंटल क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको ज़्यादा आपको माइंड में नहीं लेना है, पर्टिकुलरली इसका कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने का अच्छी तरीके से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दैट मीन सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझना चाहिए गाइस। होता क्या है कि एग्जामिनेशन में इतने सारे स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं और उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन में सिंगल वर्ड ऑप्शंस नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपका टाइम जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ऑप्टिमिस्टिकली अच्छी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना, पहले टेक्निकल करना या नॉन टेक्निकल करना, ये चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। दैट मीन्स 28 को ही मैं आपका इसका सेशन जो है और रिलीज़ कर दूँगा, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन 29 को है, ठीक है। तो मुझे बता दीजिएगा अगर आप चाहते हो ऐसा कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, इसके लिए इसके ऊपर एक सेशन बनाया जा नहीं करके, क्योंकि होता क्या, अभी तक आपने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर चुके हैं, अभी तक आपने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन पेपर में जो है कॉन्फिडेंस लूज ना हो, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना होना चाहिए ये भी हमें पता होना जरूरी है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज फॉर्म बाय एनक्लोजिंग अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड एंड एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन ए पैरेलल विथ इट, ठीक है। तो जो हम लोग सुपर नोड को फॉर्म करते हैं, ये हमारा फॉर्म होता है बाय एनक्लोजिंग अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड्स एंड एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन ए पैरेलल विथ इट, ओके। तो इससे जो है हम लोग एक सुपर नोड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। लाइक आपने देखा होगा कि सुपर नोड हम लोग किस तरीके से फॉर्म करते हैं। कभी कभार हमारे पास में यहाँ पे इस तरीके से वोल्टेज सोर्सेज भी रहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक वोल्टेज सोर्सेज है, करंट सोर्सेज है पर्टिकुलरली, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे सुपर नोड फॉर्म कर सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं हमारे सर्किट। लेकिन ये जो स्टेटमेंट बताया गया है, ये स्टेटमेंट एज इट इज सिंपल डेफिनेशन है हमारी सुपर नोड की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपको नेटवर्क थ्योरी के भी जो डेफिनेशन रहते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है, लीनियर नेटवर्क, बायलैटरल नेटवर्क, ये क्या रहता है, एक बार गो थ्रू करा के चले जाइएगा रिविजन, क्योंकि काफी कबार चांसेस है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए करके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ डीसी शंट मोटर इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ एंड टॉर्क रिमेन्स द सेम। डीसी शंट मोटर की बात की गई है, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज अगर हाफ हो जाता है और टॉर्क एज इट इज रहता है, तो उस केस में हमारी कंडीशन क्या रहेगी। उस केस में जो है हमारा स्पीड डिक्रीज हो जाएगा और आर्मेचर करंट वो हमारा डबल हो जाएगा। अब देखिएगा डीसी शंट मोटर में जो हमारे पास जो हमारे पास वोल्टेज रहता है ई, ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा बैक ईएमएफ रहता है ई विच इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज वी टी माइनस आई इंटू आर ए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो वी टी है ये हो गया हमारा हाफ, ठीक है, ये हो गया हमारा 1/2, ओके। तो इस केस में जो हमारा कंडीशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, वी टी बाई टू माइनस ट्वाइस आई इंटू आर ए विच इज इक्वल टू के 5/2 एन, ओके। तो जो एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे वी टी बाई टू डिवाइड बाय 5/2 से, ठीक है, माइनस ऑफ ट्वाइस आई आर ए डिवाइडेड बाय 5/2। इस केस में जो है वो हमारा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वी टी माइनस 4आई आर ए, राइट। तो अभी देखिए ये 4 है, ठीक है, 4 है। तो इस केस में जो हमारा जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो डायरेक्टली हाफ नहीं हो जाएगी, तो स्पीड विल बी डिक्रीज एंड आर्मेचर करंट विल बी डबल्ड। तो यहाँ पे जो है हाफ पे कंडीशन आप इसका करेक्ट आंसर मार्क नहीं कर सकते। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कॉइल शोन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल म्यूचुअल इंडक्टेंसेस गिवन है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉइल है, सेकंड कॉइल है और ये थर्ड कॉइल है। इसकी सबसे पहले तो आपको डॉट नोटेशन ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो होती है इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एडजेसेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे L1 का वैल्यू बताया गया है 5 हेनरी है, L2 का वैल्यू है 10 हेनरी एंड L3 का वैल्यू है 15 हेनरी, राइट। अभी हमें इसका सिंपली टोटल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। मैं इसके लिए ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका होगा, इसके डॉट नोटेशन के अकॉर्डिंगली आप लोग किस तरीके से इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिएगा, कॉइल 1 और कॉइल 2 जो है, ठीक है, ये जो कॉइल 1 और कॉइल 2 है इसके आप डॉट नोटेशन देख सकते हो, ये सीरीज एडिशन में, राइट। ये सीरीज एडिशन में होने के कारण यहाँ पे जो M12 आएगा, ठीक है, ये M12 रहेगा, ये रहेगा हमारा प्लस 2 हेनरी। ठीक है, अब देख सकते हो M12 जो रहेगा ये प्लस 2 हेनरी रहेगा। ठीक है, ये कॉइल 2 और 3, देखिए ये जो कॉइल 2 और 3 है ये 3 हेनरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस ये हासिल कर रहे हैं इसके बीच में, यहाँ पे और इस डॉट नोटेशन में। तो ये जो है ये सीरीज अपोजिशन में, इसलिए इसका M23 का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, M23 का वैल्यू क्या रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में -3 हेनरी, राइट। और सबसे लास्ट में आता है जहाँ पे जो M13 है, ठीक है, ये M13 जो है 1 हेनरी का यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन दिस कॉइल 1 एंड कॉइल 3। तो इसके जो डॉट नोटेशंस देखते हो तो यहाँ पे एक फर्स्ट कॉइल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में सेकंड कॉइल है। तो इसके जो डॉट नोटेशंस देखते हो तो आप समझ सकते हो कि इसका जो डॉट नोटेशन है वो सीरीज अपोजिशन में, ठीक है। तो ये M13 हो जाएगा हमारे पास में, इट विल बी इक्वल्स टू -1 हेनरी, राइट। ये तो हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं सो दैट आप यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा इस यहाँ पे जो है इन सब के एडिशन किस तरीके से रहेंगे। ठीक है, टोटल इंडक्टेंस किस तरीके से रहेगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस ट्वाइस ऑफ M12, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ M23 प्लस ट्वाइस ऑफ M13। ओके, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो दैट मीन्स L1 का वैल्यू कितना है हमारे पास है 5 प्लस 10 प्लस हमारे पास में 15 प्लस ट्वाइस ऑफ M12 कितना है इंटू 2 प्लस ट्वाइस ऑफ M23 कितना है हमारे पास में -3 प्लस ट्वाइस ऑफ M13 कितना है वो हमारे पास -1। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को अगर आप जब सॉल्व कर लेते तो हमारे पास में टोटल इंडक्टेंस आता है वो आएगा हमारे पास 26 हेनरी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसके लिए आपको जो है डॉट नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि अभी आपको दो कॉइल्स सीरीज एडिटिव है या दो कॉइल्स आपके सीरीज अपोजिशन में, यह आपको पता होना चाहिए। इसका फाइनल इक्वेशन क्या आता है, ठीक है। उसी तरीके से दो कॉइल्स है अगर हमारे पास में सीरीज अपोजिंग है सीरीज पैरेलल में, ठीक है, सीरीज एडिटिव है तो उसका भी इक्वेशन आपको पता होना जरूरी है। इसको रिवाइज अच्छी तरीके से कीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास गाइस, फाइंड VA इन द नेटवर्क शोन। यहाँ पे हमारे पास में नेटवर्क बताया गया और हमें VA का वैल्यू पता करना है, ठीक है, इस नोड का वोल्टेज हमें पता करना है। काफ़ी सिंपल है गाइस, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एक आध न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो उसको स्किप करके या फिर मार्क फॉर रिव्यू करके आप आगे बढ़ सकते हो पर्टिकुलरली। लेकिन होता क्या है, एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए काफ़ी कबार एस्पिरेंट जो है हमने एनालाइज किया पर्टिकुलरली 5 से 6 मिनट जो है स्पेंड करा देता है। तो इन सब की आपको गलतियाँ नहीं करनी गाइस। जो आपको न्यूमेरिकल्स या फिर जो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं उसको सीधा स्किप कर सकते हो आप पर्टिकुलरली एक दो क्वेश्चंस को, या फिर आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे जब आपके पास टाइम बचता था वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। होता क्या कि आप एक क्वेश्चन के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड कर देते हैं और उसी कारण आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा एग्जामिनेशन को सॉल्व करते वक्त। ओके, अब देखिएगा इस VA को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, VA को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इस केस में हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेज भी है और यहाँ पे IA करंट भी हमारे पास मेंशन किया गया। तो IA करंट को अगर हमें निकालना होगा, ठीक है, I1 करंट को निकालना होगा तो वो किस तरीके से हो जाएगा, दिस VA इस नोड का वोल्टेज VA माइनस दिस 10 वोल्ट, राइट, अपॉन इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है 5 + 5 हमारे एडिशन में आ जाएगा, दैट मीन्स 10 ओम्स। ठीक है, यह हमारे पास में करंट I1 का वैल्यू। अगर हमें VA का वैल्यू निकालना है तो हम लोग KCL लगाएंगे इस नोड पे, ठीक है, इस VA नोड पे हम लोग KCL लगाएंगे तो वो किस तरीके से हो जाएगा, VA डिवाइडेड बाय 5 प्लस, ठीक है, VA डिवाइडेड बाय 5 माइनस हम लोग लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन हम लोग इस तरीके से कंसिडर करें, -5 प्लस VA लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा हमारे पास में VA माइनस ऑफ 10 I1 डायरेक्शन कुछ इस तरीके से डिवाइड बाय
5 प्लस वी ए माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 5 विल बी 10 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में वी ए डिवाइड बाय 5 प्लस वी ए डिवाइड बाय 5 प्लस वी ए डिवाइड बाय 10 प्लस, या फिर आ जाएगा हमारे पास में -5 प्लस ट्वाइस ऑफ I1 -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास में I1 का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके हमारे पास में जो वैल्यू बनता है इसका 7VA अपॉन 10 - 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, विच एम्प्लाइज इक्वल्स टू 7VA बाय 10 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो VA का जो वैल्यू आता है वो आता है हमारे पास में 80/7 वोल्ट। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बेसिक अप्रोच बताया, कुछ फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स भी आपको इस तरीके से बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आ सकते हो गाइस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, when a three-phase induction motor is supplied with a balanced three-phase supply, it produces a rotating magnetic field of a magnitude। जब भी हमारी थ्री-फेज इंडक्शन मोटर जो है उसको सप्लाई कर दिया जाता है बैलेंस थ्री-फेज सप्लाई के द्वारा, ये प्रोड्यूस करती है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड रहता है 1.5 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू एनी इंडिविजुअल फेज। ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे थ्री-फेज इंडक्शन मोटर, अगर आपको कोई भी एन फेज की बताएगी, ठीक है, एन फेज की अगर हम लोग बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू N/2 FM। ठीक है, ये N क्या होता है, ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, और ये FM का वैल्यू जो होता है ये होता है हमारे पास पीक वैल्यू, ये होता है हमारे पीक वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू द एनी इंडिविजुअल फेजेस। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, a single phase 22 kV 2200 by 220 volts 50 Hz distribution transformer is to be connected as an auto transformer to get an output voltage of 2420 volt। Its maximum kVA rating as an auto transformer is what। ठीक है, हमें पूछा गया कि उसका मैक्सिमम रेटिंग केवीए रेटिंग कितना रहेगा एज अ ऑटो ट्रांसफार्मर। जब भी हम लोग कोई ट्रांसफार्मर को रिकंसिडर करते हैं एज अ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो उसके इसमें कुछ जो फॉर्मूलाज होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी मैक्सिमम पावर रेटिंग रहती है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर की, वो रहती है हमारे 1+A, राइट, 1+A टाइम्स ऑफ द पावर रेटिंग ऑफ द सेम डिवाइस, जब हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं एज अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर करके। ओके, अब देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो जहाँ पे रिक्वायर्ड वोल्टेज रहेगा वो देखिए आउटपुट वोल्टेज हमारे पास बताया गया 2420 वोल्ट, राइट। ओके, ये 2420 किस तरीके से आएगा, ये आएगा हमारे पास 2200 प्लस 220, ये 0, और ये आ जाएगा हमारे पास में 242। ठीक है, आ गया हमारा 2420। अब देखिए इस केस में हमारी एडिटिव पोलैरिटी होंगे, तो जो हमारे पास केवीए, ठीक है, केवीए रहेगा ऑटो ट्रांसफार्मर का, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, K2 टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर प्लस 1 इंटू KVA रेटिंग, राइट। ओके, तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा 2200 बाय 220, राइट, जिसका वैल्यू आएगा 10। इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू है 10 + 1 मल्टीप्लाइड बाय KVA रेटिंग कितना था हमारे पास में 22। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 11 × 22 विल बी 242। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ सिंगल फेज कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर इज रिवर्स बाय। पूछा क्या गया हमारे पास में, जो डायरेक्शन है हमारे एक सिंगल फेज कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का, वो किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, उसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे। अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स को, तो उस केस में उसका डायरेक्शन है रोटेशन, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हम लोग कर सकते हैं। कौन सा मशीन है गाइस, सिंगल फेज कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। अब देखिए इस केस में जो है हमने एक तो क्वेश्चन देख लिया है ये एज इट इज, ठीक है, अगर ये एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में बनता है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है तो उस केस में आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि आपको इसी के साथ जो मल्टीपल हमारे पास मोटर्स होती है, चाहे वो डीसी मशीन हो, ठीक है, चाहे वो सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर हो, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर हो, कोई भी मोटर हो, उसको अगर हमारे डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो उसको किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में काफ़ी कबार पूछ रहा है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे एक लॉजिक सर्किट का फंक्शन बताया गया। ठीक है, हमारे पास में हालांकि एक नॉट गेट एक एंड गेट है। ठीक है, और गेट के द्वारा हमें यहाँ एक फंक्शन को रियलाइज करना होगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसको रियलाइज करने के लिए यहाँ पे आप 0 1 सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, या फिर आपको काफ़ी कॉमन से मेथड से आप बुलियन एक्सप्रेशन भी लगा के कर सकते हो। देखिएगा, इस सिंपल है, आप क्विकली अगर आपको नहीं भी आता है ना तो भी आप फटाफट इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 0 इनपुट दिया, ठीक है, ये 0 इनपुट दिया, तो ये सेम इनपुट यहाँ पे भी आएगा। 0 का यहाँ पे नॉट गेट होने के कारण यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बी पे भी 0 इनपुट दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। एंड गेट में 1 0 का यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 दिया था हमने, यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, वो है हमारा 1 गाइस। ठीक है, 1 और 0 यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। 0 और 0 अगर हम लोग और करते तो भी हमारे पास आउटपुट 0 मिलता है। ठीक है, एक कंडीशन में हमारे पास में क्या है, 0 0 के लिए हमें आउटपुट मिला 0। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, 0 और 1 की कंडीशन में, ओके, 0 और 1 कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे 0 का 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये सारे हमें चेंज करने पड़ेंगे, राइट। ठीक है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 0 एज इट इज आ जाएगा, ये 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 और 0 का हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो आएगा 0। ठीक है, और 0 और ये 1, ठीक है, 1 और 1 का एंड गेट का ट्रूथ टेबल में आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। 1 और 0 का यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 गाइस। ठीक है, दैट मींस 0 1 के लिए हमारे पास 1 आया, उसी तरीके से 1 और 0 के लिए भी हमारे पास 1 ही आउटपुट आएगा। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे 1 और 1 कंडीशन का इनपुट देते हैं, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 आता है और बी में भी हम लोग इनपुट 1 देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज 1, 0 1 1 के लिए हमारे पास 0 रहेगा, और 0 और 1 के लिए यहाँ पे 0 0 0 का और इनका 0 रहता है। ठीक है, दैट मीन्स 1 1 का भी इनपुट देते हैं हम लोग तो भी हमारे पास आउटपुट आता है। ये जो रियलाइजेशन हो रहा है ये आ रहा है हमारे पास पे एक्स और गेट का। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास एक्स और गेट का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसका जो हमारे पास में आउटपुट एक्सप्रेशन किस तरीके से आता है, ए एक्स और बी ऑड विथ ए एंडेड विथ बी बार। ओके, ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन रहता है। अगर एक्स नॉर की बात है तो ए बार बी बार ऑड विथ ए एंडेड विथ बी, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्रेशन आपको पता होना उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क शोन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर इम्पिडेंस Z21। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपली पूछा गया है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गए, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क यहाँ पे बताया गया। ठीक है, इसमें हमें इम्पिडेंस का वैल्यू Z21 का वैल्यू हमें निकालना होगा। यहाँ पे जो हमारे पास में एक जो 2 पोर्ट नेटवर्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसके बीच में कनेक्टेड है बिटवीन पोर्ट 1 और पोर्ट 2। तो ये हमारा कास्केडेड ब्रिज टाइप का नेटवर्क ये हो गया। लेकिन इसको अगर हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं तो जो हमारा बेसिक इक्विवेलेंट टी इक्विवेलेंट जो रहता है 2 पोर्ट नेटवर्क का Z पैरामीटर, वो कुछ इस तरीके से रहता है गाइस, ध्यान दीजिएगा, यही से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली ओके, Z11 माइनस Z12, ये हो गया हमारे पास Z22 माइनस Z12, और ये होता है हमारा Z12, ये कॉमन टर्मिनल है हमारे पास में। ओके, अब देखिएगा इस केस में ये होता है हमारा Z1, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना होगा फिर। ठीक है, ये होता है हमारे पास में Z1। ठीक है, ये होता है हमारे पास में Z2, और ये होता है हमारे पास में Z3। ओके, अब इस केस में जो हमारा Z11 होता है, ठीक है, Z11 होता है हमारे पास में ओपन सर्किट इम्पिडेंस। Z11 होता है हमारा ओपन सर्किट इम्पिडेंस। Z12 इज इक्वल टू Z21, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर इम्पिडेंस। ठीक है, Z22 क्या रहता है हमारे पास में, ओपन सर्किट आउटपुट इम्पिडेंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखिएगा इस सर्किट को हमें रिड्यूस करना होगा एट सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास में डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, इसको हमें एक स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। इसको अगर हमें स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, हमारा स्टार नेटवर्क आ जाएगा। इसको अगर हम लोग रिजॉल्व कर लेते तो अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू है, ये हो गया हमारा R1, ये है हमारे पास में R3, और ये हमारा R2। ठीक है, इसके वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपको सिंपली वैल्यू लिखा देता हूँ। स्टार डेटा कन्वर्शन में हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं स्पेंड करते, काफ़ी सिंपल है। इसको रिड्यूस करने के बाद हमारे पास जो सर्किटरी बनता है गाइस, वो कुछ इस तरीके से बनता है, फाइनल सर्किटरी। ठीक है, ये 1 ohms का हो जाता है। ओके,
ये कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स R3 का वैल्यू जो आता है वो आता है हमारे पास में 1 ओम्स का, ठीक है। R2 का यहाँ पे जो वैल्यू निकलता है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का वो रहता है हमारे पास में 1/2 ओम्स का, 0.5 ओम्स का, ठीक है। और यहाँ पे R1 का जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है वो होता है 1 ओम्स का। इसी के साथ इसमें सीरीज में ही 2 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका मॉडिफाइड सर्किट। अब देखिए इसको अगर हमें कंपेयर करना पड़ेगा, जो उसका इम्पिडेंस रहता है वो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Z इज इक्वल टू, ये क्या होता है हमारे पास Z11 Z12 Z21 Z22, ओके। अब देखिएगा मैंने आपको क्योंकि ऑलरेडी बता दिया Z3 इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, Z12 और Z21, ठीक है। Z3 इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, Z12 और डिवाइडेड नहीं, मैं और ही लिख लेता हूँ सिंपली Z21, ठीक है। Z1 इक्वल टू क्या होता है Z11 माइनस Z12, ठीक है। Z2 इक्वल टू क्या होता है Z22 माइनस Z12, राइट। अब देखिए इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में इसका जो इक्विवेलेंट Z पैरामीटर्स मैट्रिक्स किस तरीके से आ जाएगा, Z11 का वैल्यू किस तरीके से निकलेगा। देखिए अगर हमारे पास में Z1 का वैल्यू जो है, ठीक है, यहाँ पे Z1 का वैल्यू, इसको अगर हम लोग देखेंगे फाइनल Z1 का वैल्यू है हमारे पास में 1 ओम्स का, ठीक है। या फिर आप इस इक्वेशन से लिख लेते हो, देखिए ठीक है, Z1 इज इक्वल टू Z11 माइनस Z12, ओके। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू किसका निकालना है, हमारा Z11 का निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालना होगा। Z1 का वैल्यू हमारे पास में कितना है 1 ओम्स का, ठीक है। Z11 निकालना है हमारे, Z12 का वैल्यू जो है वो है हमारे पास में 3 ओम्स, ठीक है। ये 1 + 2 ओम्स विल बी इक्वल टू 3 ओम्स, ठीक है। तो यहाँ पे Z11 का जो वैल्यू आता है वो आता है हमारे पास में 4 ओम्स का, राइट। ये आ गया हमारे पास में 4 ओम्स का वैल्यू। उसी तरीके से Z12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास, इसको आप देखिएगा ये Z3 जो है ये हमारा Z12 जो इक्वल है 3 के बराबर 3 ओम्स के, ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3, और यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाता है 3.5। सिंपलरली यहाँ पे इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया, फाइंड आउट द ट्रांसफर इम्पिडेंस Z21, ठीक है। Z21 का तो हमें यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली निकाल गया था, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास में 3 ओम्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको 2 पोर्ट नेटवर्क के ऊपर एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जाए। कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, कंडीशन ऑफ सिमेट्री के ऊपर वो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बनते ही बनते हैं, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके चाहिएगा, रिवाइज करके चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस IGBT, MOSFET, डायोड एंड थारिस्टर्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बताया गया IGBT, MOSFEट है एक तरफ डायोड है, थारिस्टर है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बोला गया। अब देखिएगा इसमें सीधा सीधा इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। जो MOSFET है हमारा एक मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, जहाँ पे हालांकि हमारे पास में IGBT, डायोड, थारिस्टर्स माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस करके हम लोग कंसिडर करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी तीनों भी आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, ये हमारे गलत आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। MOSFET जो है एक हमारा मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, डायोड ये हमारा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है, थायरिस्टर भी हमारा माइनॉरिटी और IGBT भी हमारा माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is reduce the block diagram to unity feedback form and find the system characteristics equation. System का characteristics equation पता करना है, काफी सिंपल है गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास में characteristics equation किस तरीके से आएगा, वो आएगा हमारा 1 + g of s into h of s is equals to 0, राइट। तो हमारे पास में जी ऑफ एस के एक फॉरवर्ड पाथ में गई, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका ब्लॉक डायग्राम प्रोडक्शन भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चाहे वो कोर्स में हो चाहे वो इसमें हो, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड पाथ रहेगा ये हमारा गेन रहेगा, ठीक है। ये 1/s+1 मल्टीप्लाइड बाय 1/s ये हो जाएगा, ठीक है। एच ऑफ एस ये हो जाएगा हमारा फीडबैक पाथ, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किस तरीके से आएगा, हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। 1 + 1/s+1 मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय 1/s+2 = 0, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपको पास आ जाएगा, इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो s इन ब्रैकेट s+1 s+2 = 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा s³ + 3s² + 2s+1 = 0। ये हमारा इसका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अ सीरीज मोटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम बिटवीन टर्मिनल्स रन्स एट 800 rpm with 200 volt with a current of
15 ampere, determine the speed at which it will run when connected in a series with a 5 ohms resistance and taking the same current at the same supply voltage। देखिएगा बोला क्या गया है, एक हमारे पास सीरीज मोटर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है 1 ohms बिटवीन द टर्मिनल्स, रन होती है 800 आरपीएम पे 200 वोल्ट्स पे, जिसका करंट है 15 एम्पियर। पता करना है स्पीड जिस पे हमारी मोटर रन करेगी जब हम उसको कनेक्ट करेंगे इन सीरीज विद 5 ohms रेजिस्टेंस, एंड वो जो करंट है वो सेम सप्लाई वोल्टेज पे ले रही है गाइस। ओके, अब देखिएगा इस केस में दो कंडीशन रहेगी। फर्स्ट कंडीशन का अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करना चाहे, ये हो गया हमारा आर्मेचर, कितना करंट ले रही है 15 एम्पियर, राइट, वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। ओके, आर ए का वैल्यू कितना है 1 ohms है। ओके, बैक ईएमएफ ये EB1 हो जाएगा इस केस में, ठीक है, 15 एम्पियर ले लिया। तो इसके हम लोग इस केस में अगर हमारा बैक ईएमएफ 1 निकालते तो वो किस तरीके से आएगा, 200 माइनस 15 इंटू 1, ये 1 ohms का रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है, इसका जो आ जाएगा 185 वोल्ट। थोड़ा सा मैं क्विकली पढ़ा रहा हूँ गाइस क्योंकि आपका समय बच सके, ठीक है। और N1 का जो वैल्यू बताया गया वो ऑलरेडी गिवन है, विच इज 800 एम्पियर, ठीक है, N1 इज गिवन एज 800 आरपीएम। अब देखिएगा इस केस में जब हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इसके अक्रॉस में, ठीक है, 5 ohms के अक्रॉस में, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में मैं कलर चेंज कर देता हूँ और यहीं पे हम लोग एक सीरीज रेजिस्टेंस ऐड अप कर देते हैं। 5 ohms का रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सेम करंट वो ड्रॉ कर रही है सेम सप्लाई वोल्टेज पे, ठीक है, सेम सप्लाई वोल्टेज पे। तो इस केस में हमारे पास में बैक EMF 2 कितना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में 200 माइनस 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस एडअप हो गया, ये 5 ohms का और ये 1 ohms का, ठीक है, 6 ohms का रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस केस में हमारे पास जो वैल्यू बनेगा वो रहेगा हमारे पास में 1 ohm, ठीक है, 110 वोल्ट, ठीक है। EB2 का वैल्यू आ गया हमारे पास में 110 वोल्ट। अब देखिएगा यहाँ पे स्पीड इस केस में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं N2, इसका रेशियो से हम लोग आसानी से इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फंडामेंटल आपको दिमाग लगाना रहता है, काफ़ी इजीली आप इसका क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। अगर हमारा रेशियो बनता है EB1 अपॉन EB2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, ये किस तरीके से आया है, काफ़ी सिंपल सा रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, EB इज इक्वल्स टू 5PZN अपॉन 60A, इस रिलेशन से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। हम लोग इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, अभी हमारे पास में क्या वैल्यू निकालना है, ये हमारे पास N2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, N2 का वैल्यू निकालना है। तो N2 कितना हो जाएगा EB2 अपॉन EB1, ठीक है, EB2 का वैल्यू कितना है था 110 वोल्ट, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा हमारे पास में अपॉन 185 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कितना था हमारे पास में 800। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलता है वो आ जाएगा 476 आरपीएम। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। थोड़ा सा आपको ए लेवल में अगर इस तरीके से न्यूमेरिकल बनता है तो आप इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ सीरीज कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इज लिस्टेड इन द ऑप्शन, विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू। अब बताया गया कि हमारे पास में कुछ ऑप्शंस बताया गया फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट अगर हम लोग सीरीज कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बोला गया। अब देखिएगा इस पर्टिकुलरली जो सीरीज रिएक्टर यूज करते हैं वो एज हम लोग, ठीक है, जो सीरीज रिएक्टर का यूज करते हैं वो हम लोग एज अ करंट लिमिटिंग डिवाइस करके यूज करते हैं। ओके, जो शंट रिएक्टर रहता है वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया गया, द इफेक्ट ऑफ सीरीज कैपेसिटर इज मोर देन दैट ऑफ द शंट कैपेसिटर फॉर अ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। हालांकि अगर हम लोग बाकी के स्टेटमेंट देखते हैं, स्विचिंग इन ऑफ एन अनलोडेड ट्रांसफार्मर में डेवलप फेरो रेजोनेंस, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सीरीज कैपेसिटर डेवलप करता है हाई रिकवरी वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सीरीज कॉम्पेंसेटेड लाइन हैज अ टेंडेंसी टू कॉज सीरीज रेजोनेंस कॉल्ड एज अ सब सिंक्रोनस रेजोनेंस ऑफ अ फ्रीक्वेंसीज लोअर देन दैट ऑफ अ पावर फ्रीक्वेंसीज, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आता है। थोड़ा सा फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द पावर सिस्टम हैज अ 100 बसेस इंक्लूडिंग 10 जनरेटर बसेस फॉर द लोड फ्लो एनालिसिस यूजिंग न्यूटन रैप्सन्स मेथड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, द साइज ऑफ जैकोबियन इज व्हाट, ठीक है। नंबर ऑफ बसेस कितने हमारे पास में, एन का वैल्यू बताया गया 100, एम का वैल्यू बताया गया 10, ठीक है, 10 जनरेटर बसेस है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक है, वो रहता है हमारे पास 2n - 1 - ठीक है,
ये थोड़ा सा अगर पेपर डिफिकल्ट आए तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं 2n माइनस 1 माइनस m। ओके, इसमें सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। 2n दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 1 माइनस 10। सिमिलर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 इंटू 100 माइनस 1 माइनस 10, इसका वैल्यू आता है वो आता है 189 इंटू 189। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में पूछा गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार हमने कर चुके हैं। कैलकुलेट द आईडी फॉर द एन चैनल मॉसफेट विद VGS इक्वल्स टू -4 वोल्ट एंड IDS इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर्स एंड VGS ऑफ इज इक्वल्स टू -8 वोल्ट। इसके लिए हमारे पास में एन चैनल मॉसफेट के लिए हमारे पास में वैल्यू पूछा गया। कैलकुलेट द आईडी, ठीक है, ड्रेन करंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, आईडी इज इक्वल्स टू IDS इन ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर, राइट। VGS क्या होता है, ये होता है हमारे पास में गेट टू सोर्स वोल्टेज। IDS क्या होता है, ये होता है हमारे पास में ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। VP क्या होता है, ये होता है हमारे पास में पिंच ऑफ वोल्टेज। और ID क्या है, हमारा ड्रेन करंट, राइट। तो इसमें हमारे पास सारे वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। IDS का वैल्यू कितना बताया गाइस, 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस VGS अपॉन VP। VGS का वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ पे -4 है, और यहाँ पे जो है हमारे पास VGS ऑफ का कितना है, ठीक है, हमारे पास -8 इसका होल स्क्वायर, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो होता है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। -3 नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली हमें पता है 2.5 मिली एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मैं आपको कुछ अपडेट बताना चाहता गाइस, अभी हमने रिसेंटली एक कॉन्ट्स और इंग्लिश का मिलाते हुए हमने कंबाइंड कोर्स रिलीज कर दिया गया, ठीक है। 35 सेशंस हमने इसके अंदर डाल के रखे, ये अवेलेबल है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के अंदर। रिकॉर्डेड कोर्सेज है, इसके अंदर इंग्लिश के सेशंस भी मिड जनवरी तक आपके अपलोड हो जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने एक 99 रुपीज़ वाला हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्स का कोर्स ज्वाइन करके रखा है, उनके लिए भी मैंने कूपन कोड लगा के रखा है, ठीक है। अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर करना चाहते हो महाजन को AE और JEE के लिए, तो आपको इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड की सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का भी ये सारे टॉपिक्स क्लियर अप हो जाएंगे, कॉन्ट्स के जो सेशंस है गाइस, ठीक है। और हाँ, इंग्लिश के जो टॉपिक्स है, आपको इन सारे टॉपिक्स से आपके जो मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस है आपको रिलीज करा दीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा, ठीक है। कॉमन एरर्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक से काफी इंपॉर्टेंट और इसी से क्वेश्चन आपको IBPS पैटर्न में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ एप्टीट्यूड में टोटल आवर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस का हमारा जो सेट है ये हमने अपलोड करके रखा है, आप उसको कभी भी जाके वॉच कर सकते हो 1 साल के लिए, ठीक है। इसी के साथ आपको ये जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं 15 टॉपिक जो है, दैट मीन्स आपको 10 टॉपिक्स आपको मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 15 टॉपिक्स जो आपको इंडिविजुअल सेट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेशंस मिल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आपको 4 नए सेशंस भी मिलेंगे, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा सफिशिएंसी। ये 4 टॉपिक्स भी इसके अंदर एड अप कर दिए जाएंगे। ये सारे टॉपिक जो थे हमने क्वांट्स के सेशन में, क्वांट्स का जो हमारा कोर्स था गाइस 99 रुपीज़ का, इसके अंदर हमने रिलीज करा दिया था, प्रोवाइड करा दिया था। अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है, तो क्या वो ये ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। आपके यहाँ पे जो 99 रुपीज़ आपने यहाँ पे पे करके रखे वो हमारे माइनस हो जाएगी विद और स्पेशल कूपन कोड। ये कूपन कोड कौन सा है, ठीक है। अगर आप जेनको 40 ये कूपन कोड लगाते हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कोई भी हमारा कोर्स लेके नहीं रखा कॉइंट्स वगैरह का, ठीक है, तो उनके लिए ये जेनको 40 कूपन कोड अभी भी मैंने एप्लीकेबल रखा है। 499 का कूपन कोड जो आपका इसका प्राइस है वो 299 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है, विद दिस 40% ऑफ जेनको 40 कूपन कोड। और जिन्होंने 99 रुपीज़ का हमारा कॉन्ट्स का सेशन लेकर रखा है, जिसमें हमारे पास में जो टॉपिक्स मैंने मेंशन करके रखे वो कवर करा दे, और आपको 10 मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस प्लस आपको 4 न्यू कॉन्ट्स के सेशंस प्लस आपको 10 इंग्लिश के सेशन अगर आपको प्रिपेयर करने होंगे तो जेनको 60 इस कूपन कोड को लगाइएगा, आपका जो 99 रुपीज़ है यहाँ पे वेव ऑफ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आपको डायरेक्टली इस जेनको 60 कूपन कोड से, ठीक है, 60% ऑफ मिल जाएगा और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल की वैलिडिटी गाइस, अच्छी तरीके से उसको वॉच कीजिएगा। सारे रिकॉर्डेड सेशन से सारे शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एनिमेटेड वे से इसके अंदर पढ़ाया गया, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए आपको कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। साथ ही साथ आपको महाजनको के टारगेटेड, अगर आप कर रहे हो महाजनको के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो गाइस, ठीक है, तो उसके लिए भी हमने एक हमारा रिकॉर्डेड सेट ऑफ सेशन जो है, रिकॉर्डेड सेट ऑफ कोर्स जो है हमने रिलीज करके रखा है। महाजनको AE-JEE 2023 न्यूली लॉन्च, ये MCQ प्लस कॉन्सेप्ट का कोर्स है, ठीक है। आप इसमें जो 16 टॉपिक्स देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 100% इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते गए। ये भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए आप हमारे दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने रिकॉर्डेड सेशंस इसके अंदर डाल कर रखे। इसकी ई बुक्स भी अवेलेबल है, सो दैट आप उसको अच्छी तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो आप देख सकते हो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप जेई के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करे हो, चाहे वो ए के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करे हो। इसके अंदर सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, इसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट इंक्लूड करके रखा है, आपको जैसे पता ही है, जिससे आपके मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस काफ़ी आसानी से हो जाती है। तो महाजनको को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस काफ़ी कम समय के लिए हमने जेनको 40 कूपन कोड का आपको जो फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करके रखी है, ठीक है। आप सोच सकते हो कंप्लीट एक साल के लिए आपको सिर्फ 299 रुपीज़ पे करना है, आप सारे सेशन देख सकते हो, साथ साथ इसकी ई बुक के माध्यम से आप रिकॉल रिविजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका 299 रुपीज़ में एक साल के लिए आप इसको वॉच कर सकते हो, चाहे जितने भी से। और आज से सेशन जाके देख सकते हो गाइस। अगर आप कोई मार्ट ट्रांसको के एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो ई बुक के माध्यम से भी आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हो सारे टॉपिक्स, ठीक है। दोनों भी एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी हम लोग हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर इंप्रूविंग द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसुलेटर। इसमें से हम लोग कौन सा मेथड नहीं लगा सकते अगर हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है वो हम इंप्रूव कराना होगा तो इंसुलेटर का। देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास में, इंक्रीजिंग शंट कैपेसिटेंस रिलेटिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ द ईच यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास में कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, रिड्यूसिंग द शंट कैपेसिटेंस रिलेटिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट एंड स्टैटिक शील्डिंग। तो इसमें से कौन सा जो है मेथड यूज नहीं कर पाएंगे अगर हमारे स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, तो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीजिंग द शंट कैपेसिटेंस रिलेटिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ द ईच यूनिट। इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा इस चीज में, ठीक है। जनरली जो हमारे पास में जेई लेवल के एग्जामिनेशन में हमारे पास एक स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा जाता है, वो कुछ इस तरीके से रहता है, V1 + V2 + V3 अपॉन n इंटू V3, ठीक है। n क्या होता है, ये नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, ठीक है। और V1 V2 V3 क्या होता है, रिस्पेक्टिव हमारे वोल्टेज है। इसके लिए भी हमारे पास में जो जेई लेवल में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए कौन से मेथड है। एक तो है हमारा लॉन्गर क्रॉस आर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास में इंसुलेटर की प्रॉपर ग्रेडिंग कर सकते हैं, तीसरा है हमारे पास में एक गार्ड या फिर हम लोग गार्डिंग रिंग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ए लेवल में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि जो अगर हमारे शंट कैपेसिटेंस है रिलेटिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट, इसको भी हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इसके कारण स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी। ओके, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग हो गया, रिड्यूसिंग द शंट कैपेसिटेंस रिलेटिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट, इससे हो जाएगा। और स्टैटिक शील्डिंग के माध्यम से भी हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक ऑप्शन वैलिड रहेगा इस केस में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारे 3 फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर का। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। VDC = 3√3/π VM, ठीक है। ये होता है हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ 3 फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर। देखिए काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में आपको सेमी कंट्रोल्ड, ठीक है, फुल्ली कंट्रोल ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो अगर आपको कंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल में कंफ्यूजन होता होगा तो देखिएगा, ये हो गया हमारा डायोड। यहाँ पे अगर हमारा गेट सिग्नल लगा दिया, ठीक है, अगर हमने SCR इस्तेमाल कर लिया था, ये नॉर्मल डायोड और डायोड और SCR में क्या डिफरेंस रहता है कि हमारा अनकंट्रोल रहता है डायोड, और जो SCR अगर हम लोग यूज़ करते थे, थैरिस्टर यूज़ करते थे, हमारा कंट्रोल रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास में गेट सिग्नल हम लोग यहाँ पे दे सकते करके, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी कि उसको अच्छी तरीके से पहले वॉच कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल एलिमेंट है या अनकंट्रोल एलिमेंट है, तो उसी से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ AVR इन अ जनरेटिंग यूनिट्स इज व्हाट, ठीक है। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जनरेटिंग यूनिट में किसके लिए यूज किया जाता है, ये कांस्टेंट जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज को प्रोवाइड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय डोपिंग प्योर सिलिकॉन विथ, ठीक है। N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को अगर हम लोग डोप करके बना सकते हैं, डोनर टाइप ऑफ ये कहते हैं उसको, तो वो हम लोग आर्सेनिक का इस्तेमाल करके, ठीक है। अगर हम लोग आर्सेनिक जो है आर्सेनिक की डोपिंग करते हैं, ठीक है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हम लोग पेंटावेलेंट या फिर N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, इसी के साथ आप इस टेबल को अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा, डेफिनेटली एक नया क्वेश्चन काफी कबार जनरली पूछा ही जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वी कर्व इन अ सिंक्रोनस मोशन इज अ प्लॉट ऑफ। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला है क्योंकि आप इसमें समझ सको पैटर्न क्या होता है। एग्जामिनेशन में हमें वी कर्व में दोनों भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। हमें पता रहता है कि वी कर्व, काफी कबार स्टूडेंट इसको रट्टा मार के चले जाते हैं कि वी कर्व इन अ सिंक्रोनस मोशन इज अ प्लॉट ऑफ आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे पास ऑप्शन ऐसा भी रहेगा कि आर्मेचर करंट एक्स एक्सिस पे रहता है या फिर वाई एक्सिस पे रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वी कर्व कभी भी हम लोग प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे रहता है हमारे पास आर्मेचर करंट और
एक्स एक्सिस पे रहता है हमारे पास में फील्ड करंट। अब इससे आपको ये समझना होगा कि आपको कौन से एक्सिस पे कौन सी वैल्यू प्लॉट की गई, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें पूछा गया कैलकुलेट द पीएसएम ऑफ अ रिले विद अ रिले सेटिंग ऑफ 150%। अगर हमारा फॉल्ट करंट 1500 एम्पियर का है और हमारा सीटी रेशियो है 150/5 का। ठीक है, पीएसएम का वैल्यू जो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्या होता है फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय रिले सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय सीटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सीटी सेकेंडरी करंट, सीटी सेकेंडरी करंट। तो इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। फॉल्ट करंट कितना है हमारे पास में 1500 का है। ठीक है, रिले सेटिंग कितना करके 150%, मतलब डेसिमल में अगर हम लिखते तो हम लोग 1.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय सीटी रेशियो कितना है 150/5, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 5। ये 5 से 5 यहाँ पे कट हो जाता है। ठीक है, इसका कंप्लीटली आंसर आ जाता है 6.67। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पीएसएम, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट ट्रांसफार्मर विथ अ रेशियो 1000/5 एम्पियर हैज अ लॉस कंपोनेंट ऑफ 6 एम्पियर। इफ द बर्डन इज रेजिस्टिव द एक्चुअल रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज व्हाट। जो एक्चुअल रेशियो रहता है हमारे करंट ट्रांसफार्मर का, वो रेशियो डिफाइन किया जाता है R = N + IW/IS। ठीक है, अब देखिए ये N क्या है, ये हमारा टर्न्स रेशियो है, IW क्या है हमारा वॉट कंपोनेंट है। ठीक है, वॉट लॉस कंपोनेंट है, और IS क्या है हमारा सेकेंडरी करंट है। ठीक है, N का रेशियो जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1000/5 विच इक्वल्स टू 200। ठीक है, IW कितना है हमारे पास में 6 एम्पियर्स का है। ठीक है, IW है हमारे पास 6 एम्पियर्स का, और यहाँ पे जो है हमारे पास सेकेंडरी करंट कितना है वो है हमारे पास 5, 200 + 6/5। ओके, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 201.2। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ अ सिंगल लाइन ग्राउंड फॉल्ट द सीक्वेंस नेटवर्क इज ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में सीक्वेंस नेटवर्क हम लोग किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, बाय कनेक्टिंग ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क इन अ सीरीज। ठीक है, इस केस में जो हमारे पास में जो फॉल्ट करंट रहता है गाइस, ये भी आपको पता होना जरूरी है, उतना ही इक्वलेंट है, इंपॉर्टेंट है। IR इक्वल्स टू 3 ER/Z1 + Z2 + Z3। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, डेफिनेटली एग्जामिनेशन में इस तरीके से फॉर्मूला पूछा जाता है। ओके, सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 400 मीटर केबल हैज अ इंसुलेशन ऑफ 3 मेगा ohms, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ 800 मीटर केबल। एक 400 का है हमारे पास में 3 मेगा ohms, तो 800 का कितना रहेगा, इसका हम लोग डबल कर देंगे। इस तरीके से गलतियां नहीं करनी गाइस। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में भी अवेलेबल है, मार्क करके होंगे तो गलत हो जाएगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहता है, वेरी करता है, R इसका फॉर्मूला का रहता है R = ρ2/L log of R2/R1। ओके, ये R2 क्या रहता है, ये रहता है हमारा रेडियस ऑफ दिस केबल। ठीक है, केबल का रेडियस। R1 क्या रहता है, R1 रहता है हमारा रेडियस ऑफ द कोर कंडक्टर, रेडियस ऑफ द कोर कंडक्टर। इसमें सारे वैल्यूज अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका एक रेशियो निकाल लेते, लाइक R1/R2 = L2/L1। इसका रेशियो अगर हम लोग निकाल लेते तो इसका R2 का जो वैल्यू बनेगा वो रहेगा हमारे पास 400 × 3/800, ये हो जाएगा हमारे पास 1.5। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मतलब इससे आपने क्या एनालाइज किया कि जिसे हमारे पास में रेजिस्टेंस जो है, दैट मीन्स एक लेंथ अगर हमारी बढ़ जाती है तो हमारे पास में इसका ये जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लो कन्वर्टर्स यूज्ड इन AC मोटर स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड डैश फ्रीक्वेंसी पावर फ्रॉम अ डैश इनपुट फ्रीक्वेंसी पावर। ठीक है, इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वो हम लोग AC मोटर स्पीड कंट्रोल में यूज करते हैं, वो प्रोवाइड कराता है हमारी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। इट प्रोवाइड्स अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पावर फ्रॉम अ फिक्स्ड इनपुट फ्रीक्वेंसी पावर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से चॉपर का क्या काम होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सॉलिड राउंड कंडक्टर इफ द सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सॉलिड राउंड कंडक्टर के लिए जो सेल्फ ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस रहता है, GMD रहता है, वो रहता है हमारा 0.7788 टाइम्स ऑफ R। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पीडेंस ऑफ अ पैरेलल RLC नेटवर्क
इस ZS इक्वल्स टू 5S अपॉन एस स्क्वायर प्लस 0.5S प्लस 100, ठीक है। तो इसका हमें जो पूछा गया हमें R एन L एंड C का वैल्यू रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट करने है गाइस। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारा पैरेलल RLC सर्किट है, अगर हम लोग ऐसे डोमेन में उसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेजिस्टर, ये हो गया हमारे पास इंडक्टर, और ये हो गया हमारे पास कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1/R, ये हो गया 1/SL, ठीक है, और ये SC, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो y ऑफ s हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 1/R प्लस 1/LSL प्लस 1/, डायरेक्टली हम लोग SC लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इम्पोर्टेंस हम लोग यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितना आएगा SL प्लस R प्लस S स्क्वायर प्लस RLC मल्टीप्लाइड बाय RLC डिवाइड बाय S टाइम्स ऑफ R एंड L, ये डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएगी, ओके। अब देखिएगा ये हो गया हमारे पास y ऑफ s। अगर हम लोग z ऑफ s निकालते हैं तो इसको हम लोग डायरेक्टली इन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। SRL अपॉन SL प्लस R प्लस S स्क्वायर RLC, ये हो गया हमारा z ऑफ s, ओके। अब देखिएगा इसको अगर हम लोग RLC से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर के टर्म को, तो हमारे पास में जो वैल्यू बनेगा इस फॉर्मूला का वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास में S अपॉन कैपिटल C अपॉन S स्क्वायर प्लस S अपॉन RC प्लस R अपॉन LC, ठीक है। इसमें अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ये इक्वेशन को, ठीक है, ये इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ में, ठीक है, तो हमारे पास R एन L एन C का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स C का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, C का जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारे पास 1/5F, ठीक है, 1/5। तो ऑप्शन सी में ही हम लोग डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं, और हमारे पास ऑप्शन डी में भी है, ठीक है। तो हमें दोनों भी ऑप्शन क्रॉस चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। आर क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 0.5, ठीक है। आर के वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 10 ohms, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शन सी ही मार्क कर सकते हैं यहाँ से निकाल के, ठीक है। या फिर अगर हमें एल का भी निकालना होगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। आर अपॉन एल सी इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है। एल क्या हो जाएगा 1/20 हेनरी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक डीसी शंट जनरेटर है जो सप्लाई कर रहा है 7.5 किलोवाट लोड एट 200 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.6 ओम्स का, फील्ड रेजिस्टेंस है 80 ओम्स का, और हमें जनरेटेड ईएमएफ पता करना है इस केस में। लोड पावर है हमारे पास में 7.5 किलोवाट का, टर्मिनल वोल्टेज भी सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। अब देखिएगा इससे जो है हम लोग लोड करंट निकाल सकते हैं। आईएल कितना हो जाएगा हमारे पास 7.5 किलोवाट का है तो, ठीक है, डिवाइड बाय हम लोग किससे करेंगे 200 वोल्ट, ठीक है। 37.5 इसका करंट का वैल्यू हो जाएगा लोड करंट, राइट। अब देखिएगा जो शंट करंट होता है ISH वो किस तरीके से क्या रहेगा V/RSH। वोल्टेज कितना है 200, RSH का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 80 ओम्स का बताया गया, ठीक है, जिसका वैल्यू आएगा 2.5 एम्पियर, राइट। ये हो गया हमारे पास में ISH का वैल्यू, ओके। अब देखिए टोटल आर्मेचर करंट इन दोनों का एडिशन रहेगा 37.5 प्लस 2.5, वो आ जाएगा हमारे पास में 40 एम्पियर का, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कौन सा करंट, ये रहेगा हमारे पास RI, ठीक है। अब डीसी शंट जनरेटर की बात करें तो इसका इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है हमारे पास EG इज इक्वल्स टू VT प्लस I इंटू RA, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है हमारे पास में 200 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय RA, यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस है हमारे पास में 0.6 है, ठीक है। 0.6 इंटू आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर ले तो हमारे पास वैल्यू आता है 224 वोल्ट्स। सिंपल है गाइस, इस तरीके से आपको वैल्यूज पता करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सेशन इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ वोल्टेज फॉर शॉर्ट सर्किटेड लाइन इज, वो रहता है हमारे पास -1, ओके। अब देखिएगा ओपन सर्किट लाइन के लिए, शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए, फ्लैट लाइन के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज वी रिफ्रैक्शन, व्हाट इज वी रिफ्लेक्शन, व्हाट इज आई रिफ्रैक्शन, व्हाट इज आई रिफ्लेक्शन करके, ओके। अब देखिएगा ओपन सर्किट लाइन के लिए अगर हम निकालते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए निकालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फ्लैट लाइन के लिए,
इस केस में आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा क्विकली समझा रहा हूँ। एक टेबल होता है, ठीक है, ZL का वैल्यू इन्फाइनाइट रहता है, यहाँ पे ZL का जो वैल्यू रहता है, ठीक है, वो हमारा 0 रहता है, यहाँ पे ZL इक्वल्स टू ZS रहता है, राइट। ये तीनों भी टर्म्स ध्यान में रख लीजिएगा, एक एक बन सकते हैं यहाँ पे। इस केस को अच्छी तरीके से नोट करके चलिएगा। यहाँ पे जो है V रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास V रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में I रिफ्रैक्शन, और ये हो गया हमारे पास I रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से टेबल को ध्यान में रख लीजिएगा। इसका जो वैल्यू बनेगा यहाँ पे आएगा हमारे पास में 2, ठीक है। ओपन सर्किट लाइन के लिए हमारे पास V रिफ्रैक्शन रहेगा, हमारे पास में इसका वैल्यू रहेगा 2 गाइस, ठीक है। शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए रहेगा 0, ठीक है। फ्लैट लाइन के लिए रहेगा हमारे पास में 1। V रिफ्लेक्शन कितना रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास 1 -1 0, ठीक है। I रिफ्लेक्शन कितना रहेगा शॉर्ट सर्किटेड ओपन सर्किटेड लाइन के लिए, ओपन सर्किटेड लाइन के लिए वो रहेगा हमारे पास 0, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास 2 शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए, और फ्लैट लाइन के लिए रहेगा 1, ठीक है। यहाँ पे रहेगा -1, यहाँ पे भी हमारा 1 रहेगा, और यहाँ पे हमारा 0 रहेगा। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान में रख लीजिएगा। अगर एक आध क्वेश्चन बना तो डेफिनेटली यहाँ से एग्जामिनेशन में बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो V रिफ्लेक्शन V रिफ्रैक्शन है, V रिफ्लेक्शन, I रिफ्लेक्शन और I रिफ्लेक्शन की भी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी फॉर्मूलाज बनता है, ठीक है। तो ये V रिफ्रैक्शन है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसका फॉर्मूला रहेगा 2 × ZL अपॉन ZL प्लस ZS, ठीक है। ये हो गया हमारे पास V रिफ्रैक्शन। V रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ZL माइनस ZS अपॉन ZL प्लस ZS, ये V रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। I रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो ट्वाइस ऑफ ZS, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ZS अपॉन ZL प्लस ZS। और I रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है। I रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ZS माइनस ZL अपॉन ZL प्लस ZS, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हो कि जो I रिफ्लेक्शन है, ठीक है, I रिफ्लेक्शन है, ठीक है, I रिफ्लेक्शन है, ये क्या होता है -V रिफ्लेक्शन, ठीक है, -V रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ZL माइनस ZS लिखा और यहाँ पे हमने ZS माइनस ZL लिखा। तो ये भी आप कुछ टर्मिनोलॉजीज अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा, ये डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगेगा जो आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको रीजनिंग, कॉन्ट्स और मराठी को इंडिविजुअली प्रिपेयर करना होगा तो इसकी भी कोर्सेज हमने 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा के रखे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके महाजन के एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली काम में आता है। कुछ भी आपको डाउनलोड करके आप इसको वॉच कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग आपके साथ में शेयर करते रहे। रिसेंट सेशंस को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके वॉच कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो मैंने कोर्सेज बताए उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे कर गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज। हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।